Good morning, my dear students and my dear friends. डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है सोशल फार्मेसी और आपका चैप्टर है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर डिस्क्राइब करेंगे मेरे साथ यानी सीएम सिंह के थ्रू। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें कवर करेंगे हम डेमोग्राफी एंड फैमिली प्लानिंग, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एंड बोटल फीडिंग, ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन्स, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल सुपर फार्मेसी के साथ। डेमोग्राफी के मतलब क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड जे बॉब, डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द साइज, कंपोजिशन, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन एंड द चेंज ओवर टाइम in this aspect through the operation of the 5 process of fertility, mortality, marriage, migration and social mobility. Although it maintains a continuous descriptive and comparative analysis of trend in each of these process, and in its net result, its long run goal is to develop body of the theory to explain the events that charts and compares. तो डेमोग्राफी क्या है? अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड जे बॉयज के हिसाब से डेमोग्राफिक जो है वो स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल स्टडी है पॉपुलेशन का, होल पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल स्टडी है, जिसमें क्या हमारा क्या क्या इसमें हम देखते हैं। डेमोग्राफी में तो आपका 5 एस्पेक्ट है, जिसमें फर्टिलिटी देखते हैं, मोर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक साइकिल कितने तरह का होता है? तो ये 5 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज को हम हाई स्टेशनरी स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है? दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट which cancel each other and population remain stationary till 1920. India was this stage। मतलब इसमें बर्थ रेट क्या होगा? वो भी हाई होगा। डेथ रेट क्या होगा? वो भी हाई होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम? स्टेशनरी फेज। फर्स्ट स्टेशनरी फेज 1920 तक इंडिया इस स्टेज में था, यानी कि मृत्यु दर भी ज़्यादा था, बर्थ और जन्म दर भी ज़्यादा था। सेकेंड है आपका, सेकेंड स्टेज को हम अर्लियर एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है? द डेथ रेट बिगेन टू डिक्लाइन वाइल द बर्थ रेट रिमेन्स अनचेंज। तो इसमें डेथ रेट जो होता है वो डिक्लाइन होता है, मतलब कम होने लगता है। डेथ रेट कम हो जाता है और बर्थ रेट सेम रहता है। तो इस कंडीशन को हम अर्लियर एक्सपेंडिंग स्टेज कहते हैं। और ये जो होता है, ये स्टेज जो होता है, द पॉपुलेशन स्टार्ट टू ग्रो रैपिडली। पॉपुलेशन क्या होता है? रैपिडली ग्रो करता है। थर्ड स्टेज जो आता है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज होता है। डेथ रेट डिक्लाइन स्टिल फर्दर एंड बर्थ रेट टेंड टू फॉल, but population tend to grow as birth rate
suspended the death rate, but the rate of population growth declarate। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर जाता है। स्टिल फर्दर बर्थ रेट फर्दर क्या करता है, फॉल, वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम लेट एक्सपेंडिंग कंडीशन कहते हैं। फोर्थ स्टेज आपका लो स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है कि दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो होता है, तो पॉपुलेशन बिकेम स्टेशनरी, पॉपुलेशन आल्सो स्टेशनरी फेज में पहुंच जाता है। अब इसको हम एक ग्राफ के रूप में देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज जो होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है हमारा, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या होता है, तो द मेन पर्पज ऑफ द फैमिली प्लानिंग टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी विच इज रीजन फॉर द पुअर हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमेन एज वेल एज चिल्ड्रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। It assures the availability of the sufficient time, social, environmental, financial resources that are the basis of need by a couple for the upbringing of a child। फैमिली प्लानिंग क्या होता है एक्चुअली, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि हम किसी बच्चे को पैदा नहीं करना चाहते, अनवांटेड और प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाता है, या फैमिली को प्लान करके कि हमें कब चाइल्ड चाहिए, बच्चा कब चाहिए, कितने टाइम बाद चाहिए, तो उस कंडीशन को हम फैमिली प्लानिंग कहते हैं। फैमिली प्लानिंग एक और आपका डेफिनेशन है। फैमिली प्लानिंग इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड कपल्स टू एंटीसिपेट एंड अटेन द डिजायर नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड स्पेसिंग टाइमिंग एंड ऑफ देयर बर्थ। जैसे कि मैंने बोला था, फैमिली प्लानिंग क्या है, अपना इंडिविजुअल या कपल का आपस में एक इच्छा है कि कब बच्चे पैदा किए जाए, उनके बीच में कितना टाइमिंग होना चाहिए, उन बच्चों के बीच में, और कितने बच्चे होना चाहिए, इसी को हम क्या कहेंगे, फैमिली प्लानिंग। इट इज अचीव थ्रू द यूज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड। और ये संभव कैसे होता है, कंट्रासेप्टिव मेथड के थ्रू ये संभव होता है। स्पेसिंग जो होती है या जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए, तो ये सब किससे होता है, कंट्रासेप्टिव से होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग में। तो फैमिली प्लानिंग के क्या मेथड है, कंट्रासेप्शन मेथड। फैमिली प्लानिंग में कंट्रासेप्शन मेथड के थ्रू ही फैमिली प्लानिंग संभव है। तो कंट्रासेप्शन मेथड कौन कौन से है वो देखते हैं। तो पहला आपका है टेम्प्रोरी, मतलब अस्थायी रूप से या कम टाइम के लिए, उसको कहते हैं टेम्प्रोरी मेथड। दूसरा जो है परमानेंट, ये जो होता है इसको स्टेरिलाइजेशन, यह हमेशा के लिए कंट्रासेप्शन होता है, मतलब हमेशा के लिए रुक जाता है, प्रेगनेंसी कॉज ही नहीं करती है इसमें। तो इसमें टेम्प्रोरी में कौन कौन सा है, टेम्प्रोरी में आपका है पहला बिहेवियरल मेथड एंड पोस्ट कंट्रासेप्शंस, फिजिकल्स, नेचुरल मेथड एंड केमिकल। ये सारे मेथड जो हैं वो टेम्प्रोरी मेथड है। तो बिहेवियरल मेथड में क्या होता है, एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्ट्स, रिदम मेथड, ये 3 तरह के मेथड होते हैं। बिहेवियरल मेथड के थ्रू हम फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोस्ट कंट्रासेप्शन में क्या होता है, अबॉर्शन होता है, मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन होता है, मेंस्ट्रुएशन इंडक्शन होता है। फिजिकल मेथड में क्या क्या होता है, मेल कॉन्डम होता है, फीमेल कॉन्डम होता है, डायाफ्राम होता है, वजाइनल स्पॉन्ज होता है।
नेचुरल मेथड में क्या क्या होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर जिसको BBT, इसके थ्रू भी हम कंट्रासेप्शन कर सकते हैं। उसके बाद से आपका होता है बिलिंग मेथड, नेक्स्ट होता है सिम्प्टोथर्मिक मेथड। केमिकल्स में क्या होता है, हार्मोनल कंट्रासेप्टिक होता है। केमिकल जो होता है वो हार्मोनल कंट्रासेप्टिक होता है। हार्मोनल कंट्रासेप्टिक में क्या क्या होता है, ओरल होते हैं, ओरल पिल जो यूज किए जाते हैं। उसमें क्या क्या होता है, कंबाइंड पिल, मालाडे, कंबाइंड पिल का एग्जांपल मालाडे है, एंड प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल। उसके बाद से सहेली टैबलेट्स। उसके बाद से नेक्स्ट है डिपोर्ट फार्मुलेशन। डिपोर्ट फार्मुलेशन आपके दो तरह के होते हैं, एक है सबडर्मल इम्प्लांट होता है। उसमें सबडर्मल इम्प्लांट में क्या क्या होता है, इंट्रा यूट्रेन डिवाइस, IUDS इसको बोलते हैं। IUDS का फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूट्रेन डिवाइस। उसके बाद से लाइपेस लूप। डिपोर्ट फार्मुलेशन का अगला क्या होता है, इंजेक्टेबल। इंजेक्टेबल कौन से होते हैं, तो डिपोर्ट मेड्रोक्सिल प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, DMPA। ये सब फुल फॉर्म आप याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट होता है नॉर इथाइल स्ट्रोन इनिएट, NATEN इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परमानेंट स्टेलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, दो तरह के होते हैं, एक वेस्टेक्टोमी एंड टोबैक्टोमी। वेस्टेक्टोमी में क्या होता है, जो नसबंदी होता है, नलबंदी बोलता है, जो मेल में होता है वेस्टेक्टोमी होता है। टोबैक्टोमी में क्या होता है, जो लेडीज में होता है, फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, इसमें वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है। यह है आपका टोटल कंट्रासेप्शन मेथड। इतने मेथड के थ्रू हम कंट्रासेप्शन कर सकते हैं जो फैमिली प्लानिंग में हेल्प करता है। हम देखते हैं कौन कौन से क्या क्या है, थोड़ा डिटेल्स इसका जानते हैं फैमिली प्लानिंग में। तो बैरियर अप्रोच में क्या होता है, तो द फर्स्ट ऑफ द बर्थ कंट्रोल ब्लॉक बाय द स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग टू एग, देयर बाय प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन। बैरियर अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो ओवम से एग निकल रहा है और जो मेल से स्पर्म निकल रहा है, जब आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन काज करता है, तो उसको आपस में मिलने ही नहीं दिया जाता है। ये बैरियर अप्रोच में आता है। एग्जाम्पल इंक्लूड मेल एंड फीमेल कॉन्डम। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कॉन्डम का इस्तेमाल, या डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स, या स्पर्मिसाइडल फॉर्म होते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एग को स्पर्म से मिलने नहीं देते हैं। नेक्स्ट आपका जो है, और ये मेथड कब यूज किया जाता है, जब कॉपुलेशन होता है, जब आपस में इंटरकोर्स होता है, उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं तो उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं, उस टाइम यूज कर सकते हैं। दूसरा है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में क्या होता है, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल इनहेबिट द ओवरीज फ्रॉम द रिलीजिंग एग्स। हार्मोनल मेथड में क्या करते हैं, हम एग को रिलीज होने से रोकते हैं। When there is no egg for the sperm fertilization, pregnancy cannot। अगर एग ही नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी कॉज ही नहीं करेगा। कॉमन हार्मोनल अप्रोच इंक्लूड पिल, पैच, वजाइनल रिंग। तो इसमें कौन कौन सा आता है, तो ओरल पिल यूज किया जाता है, पैचेज यूज किया जाता है, वजाइनल रिंग यूज किए जाते हैं, जिसके वजह से आपका एग्स जो होता है डिस्चार्ज हो जाता है और
फर्टिलिटी करने योग्य नहीं रहता है, इसलिए स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। हार्मोनल इम्प्लांट एंड इंजेक्शन आर अवेलेबल, इसमें इंजेक्शन के थ्रू भी हार्मोनल कंट्रासेप्टिव यूज किया जाता है और इम्प्लांट के थ्रू जैसे कापटे ये सब जो होते हैं इम्प्लांट करके यूज किए जाते हैं। IUDs, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, दे आर टू काइंड्स ऑफ इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इसका फुल फॉर्म है। ये हार्मोनल होता है और कापर होता है, हार्मोनल होते हैं और कापर होते हैं। तो बोथ आर इम्प्लांटेड इनटू यूट्रस एंड प्रिवेंट द प्रेगनेंसी बाय कीपिंग द स्पर्म फ्रॉम द रीचिंग द एग, यानी कि दोनों को हम यूट्रस में यूज किया जाता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, एक को स्पर्म तक पहुंचने नहीं देते हैं, उसको एक को वीक कर देते हैं। हार्मोनल IUDs stop the ovaries from the releasing egg and thicken cervical mucus, impede sperm। इसमें क्या होता है, जो एक रिलीजिंग होती है उसकी कैपेसिटी कम कर दी जाती है, कम हो जाता है और स्पर्म वीक होने की वजह से आपस में कॉपुलेशन नहीं होता है। कॉपर IUDs, जो कॉपर IUDs होता है, अभी तक हार्मोनल्स था, एक कॉपर IUDs जो होता है, कॉपर आयन इनटू सर्विक्स, कॉपर लगा दिया जाता है तो उसमें कॉपर आयन की वजह से क्या होता है, सर्विक्स में मेकिंग इट द इनहॉस्पिटेबल इन्वायरमेंट फॉर द स्पर्म, स्पर्म के लिए जो कॉपर आयन होता है वो स्पर्म को वीक कर देता है, स्पर्म के लिए फेवरेबल नहीं, स्पर्म के फेवर में नहीं होता है। नेक्स्ट आपका रिदम मेथड है। रिदम मेथड कैसे होता है, रिदम मेथड में क्या हम करते हैं, द कपल हु रिलाई ऑन द रिदम मेथड अवॉइड हैविंग द इंटरकोर्स व्हेन द वुमेन इज मोस्ट लाइकली फर्टिलाइज। जो AMC के पीरियड और साइकिल पर डिपेंड करता है, तो जिनको पता रहता है वो क्या करते हैं, एक ड्यूरेशन होता है उसमें फर्टिलिटी काज होता है, तो जिसको पता है तो उसमें इंटरकोर्स करने से क्या होता है, अवॉइड करते हैं उस कंडीशन को। एंड एवरेज वुमेन हु मेंस्ट्रुएशंस रेगुलरली कैन theoretically only get pregnant for few days every month। जैसे मैंने बताया साइकिल जो होता है कुछ टाइम, मतलब उनके साइकिल के कुछ टाइम, कुछ दिन तक ही प्रेगनेंसी कॉज हो सकता है हर महीने में। सिंस मेनी फैक्टर अफेक्टेड ओवुलेशन थ्रू दिस अप्रोच इज लेस रिलायबल देन अदर। ये बहुत कम ही रिलायबल होता है दूसरे से ये अप्रोच। उसके बाद से सर्जरी मेथड। सर्जरी मेथड में क्या होता है, मैन हु वांट टू प्रेग्नेंट फ्रॉम द बर्थ कंट्रोल अंडरगो द वेसेक्टोमी। मैन को जो वास डिफेंस काट दिए जाते हैं तो स्पर्म उससे रिलीज, स्पर्म नहीं निकल पाता है, तो उसके वजह से क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी। लाइकवाइज वुमेन कैन, इसी के तरह वुमेन में जब हम एक को प्रिवेंट करने के लिए फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं तो उसको उस कंडीशन को हम क्या करते हैं, वेसेक्टोमी, टूबेक्टोमी कहते हैं। अब जैसे ए ओवुलेशन, ए साइकिल है, इनफर्टिलिटी किस जो मेंस्ट्रुएशन कब तक होते हैं, तो जो रेड ये दिखा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लगभग इतने दिन तक होते हैं, लाइटली कम हो जाते हैं। उसमें सेमी फर्टिलिटी 8 9 10 जो होते हैं उसमें कम चांसेस हो, बहुत नामात्र के चांसेस होती है फर्टिलिटी की। उसके बाद से मोस्ट फर्टिलिटी, आपका सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी के चांसेस जो होते हैं 11 12 13 14 15 16, इतने दिन 11 12 13 14 15 16 डेज में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के। तो इस डेट को हम इंटरकोर्स करते ही नहीं है, होने नहीं देते अगर फैमिली प्लानिंग करना है तो। उसके बाद 17 18 19 जो होता है सेमी फर्टिलिटी होता है, कम चांसेस होते हैं इसमें होने के लिए।
और 20 से लेकर के 26 तक आपका जो होता है इनफर्टिलिटी कंडीशन होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है 20वें दिन से लेकर 26 तक। नेक्स्ट हम देखते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में। तो मदर और चाइल्ड क्या होते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा किसी भी पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए। तो मदर और चाइल्ड हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंस है। माँ रहेगी तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, माँ स्वस्थ रहेगी बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो आपका समाज बनेगा। बच्चों से ही सब कुछ होता है। तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में क्या बोला गया, तो इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोग्राम, यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोग्राम है टू टाइटल माल न्यूट्रिशन अमंगस्ट मदर एंड चिल्ड्रन। जो माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण के शिकार होते हैं बच्चे और माँ, इसके लिए बहुत वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नेशन वाइड कैंपेन अगेंस्ट द माल न्यूट्रिशन इज टू एड्रेस इशू ऑफ द स्टेटस ऑफ द women and the care of pregnant mother and children under to breastfeeding and importance to balance nutrition and health। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक कैंपेन चला करके सबसे पहले उस स्टेटस को देखा जाता है मदर और चिल्ड्रन के स्टेटस के जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, उसके बाद से उन पर फोकस किया जाता है। और सबसे ज़्यादा फोकस होता है 13 से 35 इयर्स के जो फीमेल होती हैं उनके हेल्थ के ऊपर। फैमिली वेलफेयर में उन 13 से 35 इयर्स तक के वुमेंस पर किया जाता है, फोकस किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमें माँ और बच्चे दोनों के सेहत को ध्यान रखना, उनको बचाना है। तो इसमें क्या है, इस पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, MCH जो होता है उसका फुल फॉर्म मदर एंड चाइल्ड होता है। केयर फोकस ऑन द रिडक्शन ऑफ मैटरनल पेरीनेटल इन्फेंट इन चाइल्डहुड मोबिलिटी। जो बच्चों और माँ के बीच में जो बीमारी होती है या मृत्यु होती है उनको क्या होता है? प्रमोशनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट चाइल्ड टू एडोसेंट विद द फैमिली। इनको फोकस करना है कि ये सब चीज़ें मृत्यु ना हो या इन्फेक्शंस ना हो। कब से? माँ को, अब बच्चा जब बच्चा होता है एडोसेंट बड़े होने तक की प्लानिंग होती है इसमें। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स द केयर ऑफ द वुमेन एंड फैमिली थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड हेल्थ प्रमोशन एंड इलनेस केयर फॉर द चिल्ड्रंस एंड फैमिलीज। इसमें क्या करते हैं? वुमेन जो मदर होती है या फैमिली थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, और चाइल्ड बर्थ जो बच्चे होते हैं, द हेल्थ प्रमोशन, इनके हेल्थ प्रमोशन और इनके बीमारियों को क्योर करने के लिए फोकस किया जाता है। इसके बाद टू इंश्योर दैट एवरी एक्सेप्टेड एंड नर्सिंग मदर एंड मेंटेन्स गुड हेल्थ लर्न्स आर्ट ऑफ चाइल्ड केयर इस एंड हैज नॉर्मल डिलीवरी एंड बियर्स हेल्दी चाइल्ड। तो इसमें अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें माँ की हेल्थ जो होता है, मदर का हेल्थ और बच्चे को कैसे केयर किया जाए उसका आर्ट बताया जाता है, और नॉर्मल डिलीवरी कैसे करना है, बियर टू हेल्दी मतलब हेल्दी बच्चा कैसे बर्थ ले, उसके लिए फोकस किए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है आपके मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है ब्रेस्ट फीडिंग?
जो स्तनपान कराया जाता है, इन बच्चों को दूध पिलाया जाता है, उससे क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेबी के लिए, बच्चे के लिए क्या बेनिफिट होता है। तो रिड्यूस द रिस्क ऑफ SIDS। जो SIDS का फुल फॉर्म क्या होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, SIDS बोलते हैं इसको। ये सब जो फुल फॉर्म वाले हैं, इसको आप लोग याद करके अलग से लिख के चलिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में शायद आप लोग का पूछा जा सकता है। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जो होता है उसको कम करता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप कराते हैं। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आर रिकमेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ। अगर आप कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम होता है उससे क्या होता है, बच जाता है या कम हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग लॉन्गर इंक्रीज द प्रोटेक्शन। अगर ब्रेस्ट फीडिंग आप कराते हैं तो बच्चों को काफ़ी टाइम तक प्रोटेक्शन मिलता है काफ़ी। नेक्स्ट आपका है इंक्रीज द इम्यूनिटी। अगर स्तनपान कराया जाता है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाता है तो बच्चे की इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों? एंटीबॉडीज इन द ब्रेस्ट मिल्क हेल्प योर बेबीज इम्यूनो सिस्टम एंड गार्ड अगेंस्ट द वायरस बैक्टीरिया द काजी डिजीज। जो मदर मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडीज होता है, एंटीबॉडीज होने की वजह से आपके बच्चे की इम्यूनो सिस्टम एज ए गार्ड के तरह काम करता है, जो बैक्टीरिया वायरस और डिजीज से बचाता है। The main antibody in the breast milk is called secretory immunoglobulin A, IgA। IgA का फुल फॉर्म है इम्यूनोग्लोबिन A। इम्यूनोग्लोबिन A एंटीबॉडी ब्रेस्ट मिल्क में सिक्रेट होता है, जिसके वजह से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ता है। Secretory immunoglobulin A is the present low quantity in the न्यूबॉर्न के टाइम में लो क्वांटिटी होता है। और हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। द फर्स्ट मिल्क योर बेबी प्रोड्यूस, जो माँ का पहला दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है, उसकी इम्यूनिटी क्षमता बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। ओवर टाइम द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज इन योर ब्रेस्ट मिल्क डिक्रीज योर बेबीज इम्यूनो सिस्टम मेक्स मोर ऑफ इट्स ओन एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क से एंटीबॉडीज मिलता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का इम्यूनो सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और फर्दर फ्यूचर में खुद एंटीबॉडीज जनरेट करता है। और क्या बेनिफिट है, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम द गेटिंग सिक लेटर। आपके बच्चे को बचाता है बीमार होने से बाद में। जैसे ब्रेस्ट फीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इलनेस एंड डिजीज लास्ट बियॉन्ड व्हेन योर बेबी इज नर्सिंग एंड ड्रिंकिंग पम मिल्क। अगर कोई बेबी जो है आर्टिफिशियल मिल्क ले रहा है या सब्स्टिट्यूट मिल्क ले रहा है तो उसके तुलना में जो ब्रेस्ट फीड किया है उसका प्रोटेक्शन ज़्यादा रहता है, बॉडी का प्रोटेक्शन, वो बच्चे बीमार कम होते हैं, ये देखा गया है रिसर्च से। स्टडी हैव शो दैट ब्रेस्ट फीडिंग कैन रिड्यूस द चाइल्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग सर्टेन चाइल्ड कैंसर्स एंड सच ए ल्यूकेमिया। जैसे कि स्टडी से शो हुआ है, स्टडी से पता चला है हमें कि अगर ब्रेस्ट फीड बच्चे करते हैं या माँ ब्रेस्ट फीड कराती है, उन बच्चों में चाइल्डहुड जो बचपन में कैंसर का जो शिकायत होता है वो नहीं होता है, जैसे कि ल्यूकेमिया कंडीशन जो होता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ द डेवलपिंग एलर्जी एंड एक्जिमा। एलर्जी जो काज होती है बच्चों में, अगर ब्रेस्ट फीड सही से कराते हैं तो उनको भी एलर्जी काज नहीं होता है, ये रिस्क जो होता है रिड्यूस कम हो जाती है। बेबीज बोर्न टू फैमिलीज विद द हिस्ट्री ऑफ एलर्जी
garner some protection from the allergy when compare the baby who feed cow milk फार्मूला और सोया फार्मूला। जो बच्चे बाहर के काउ मिल्क लेते हैं या सोया फार्मूला लेते हैं या आर्टिफिशियल मिल्क लेते हैं, उनके कंपेयर में जो माँ के दूध पीते हैं उनमें एलर्जी काज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। मोस्ट बूस्ट योर चाइल्ड इंटेलिजेंसी। Research suggests a connection between the breastfeeding and cognitive development. Multiple studies on the relationship between breastfeeding and cognitive performance have found the breastfed children have higher score intelligence tests during the child and adolescent than those who were not breastfed. जो ब्रेस्ट फीड सही से नहीं किए हैं, जैसे रिसर्च से पता चला है, जो ब्रेस्ट फीड नहीं किए हैं, आर्टिफिशियल या रेडीमेड मिल्क पर डिपेंड रहे हैं, उनके अपेक्षा जो ब्रेस्ट फीड किए हैं उन बच्चों के इंटेलिजेंसी जो होता है, माइंड डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा पाई गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अभी तो हम बच्चे के लिए देखें, अब देखते हैं माँ को क्या बेनिफिट होता है। दूध पिलाने से बच्चों को भी बेनिफिट होता है और माँ को भी बेनिफिट। इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में अब माँ के लिए क्या बेनिफिट है, अभी तक हम बच्चे के लिए देखें, माँ के लिए देखें। ब्रेस्ट फीडिंग में रिड्यूस योर रिस्क टू पोस्टमार्टम डिप्रेशन। जो डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है, अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो माँ को बेनिफिट होता है। रिस्क जो होता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का वो रिड्यूस होता है, कम हो जाता है। रिसर्चर कंटिन्यू टू लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द ब्रेस्ट फीडिंग एंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन। पीपीडी बोलते हैं इसको, पोस्टमार्टम डिप्रेशन को पीपीडी। तो जो माँ दूध पिलाती हैं उन माँ का पोस्टमार्टम डिप्रेशन रिड्यूस हो जाता है, रिसर्च से पता चला। सम स्टडी रिपोर्ट द ब्रेस्ट फीडिंग में प्रोटेक्ट अगेंस्ट आर हेल्प वुमेन रिकवर मोर क्विकली फ्रॉम सिम्टम ऑफ पीपीडी। बहुत सारे स्टडी जो शो किया है अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो पीपीडी कंडीशन नहीं होगा या रिड्यूस कर जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग कैन लोअर योर स्ट्रेस लेवल। अगर ब्रेस्ट फीडिंग माँ करा रही है तो मैनी वुमेन रिपोर्टेड फीलिंग रिलैक्स वाइल द ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब जो माँ अगर दूध पिलाती है तो माँ अब बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करती है। ये बहुत सारे स्टडी से पता चला। दैट्स बिकॉज द नर्सिंग ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जब दूध पिलाया जाता है तो हमारे मदर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं उसके वजह से रिलैक्सेशन फील होता है, जिसको लव हार्मोन्स भी बोला जाता है। ऑक्सीटोसिन प्रमोट नेचुरलिंग एंड रिलैक्सेशन विद द इंक्रीज द लिंक लोअर ब्लड प्रेशर एंड लोअर लेवल ऑफ द कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस हार्मोन्स। यानी कि स्ट्रेस आपका कम हो जाता है ऑक्सीटोसिन होने की वजह से, आपका रिलैक्सेशन फील होता है, आप हैप्पी फील करते हैं, आप खुश रहते हैं हमेशा। ऑक्सीटोसिन रिलीज while nursing also help your uterus contraction after birth resulting less postpartum bleeding। और ऑक्सीटोसिन रिलीज होने के वजह से आपके यूटेरस का भी फिर से बर्थ के बाद से अपने अवस्था में चला जाना, यानी सही अवस्था में चला जाता है, जिसके वजह से ब्लीडिंग भी आपकी कम होती है। ये माँ को बेनिफिट होते हैं। और देखते हैं क्या क्या बेनिफिट होते हैं माँ। तो ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस योर रिस्क ऑफ सम इलनेस। कुछ बीमारियाँ रिड्यूस हो जाती हैं, कुछ बीमारियाँ भी कम हो जाती है अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। तो कौन कौन सी बीमारियाँ जो होती हैं वो कम हो जाती हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस नहीं होते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होते, ऑस्टियोपोरोसिस का कंडीशंस नहीं होते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? हड्डी कमजोर हो जाना। रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? जोड़ों में दर्द होना।
ये सब चीज़ें नहीं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज थैंक्स टू लोअर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। कार्डियोवास्कुलर डिजीज नहीं होता है, रिस्क कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में आपके जो डिकम्पोज होते हैं, डिप्लेशन होते हैं, जो डिप्लेशन जो जमता है वेसल्स में, वो कम हो जाता है या नहीं जमता है। सम कैंसर जैसे कंडीशन भी आपके सही हो जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, या रिस्क कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग कैन हेल्प यू लूज वेट एंड रिड्यूस योर रिस्क ऑफ ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी भी कम हो जाती है। When your breastfeed, you burn approximately 500 to 800 more calories than research show that people who breastfeed lower rates of the obesity who नहीं, मतलब कि आप अगर ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो आपकी एनर्जी ज़्यादा कंजप्शन होती है, यानी कि लगभग 500 से 800 कैलोरी पर डे ज़रूरत होती है, और वो ब्रेस्ट फीड के थ्रू होते हैं। तो इसके वजह से आपके जो ओबेसिटी मोटापा होती है वो नहीं होता है। पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद से आपका वेट लॉस होने लगता है, कम होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बेनिफिट। इल इफेक्ट ऑफ द इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट एंड बोतल फीडिंग। क्या इल इफेक्ट है, क्या बीमारियां हैं अगर हम बच्चे को माँ का दूध नहीं देते हैं या बोतल फीडिंग या बोतल का दूध देते हैं, तो क्या क्या नुकसान है। तो फार्मूला मिल्क इज नॉट न्यूट्रिशनल एट द ब्रेस्ट मिल्क। आपको पता है कि फार्मूला मिल्क जो है वो ब्रेस्ट मिल्क की तरह न्यूट्रिशनल नहीं होता है, उसमें न्यूट्रिशनल की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। तो ब्रेस्ट मिल्क हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट दैट योर बेबी रिक्वायर्ड टू ग्रो एंड डेवलप। It also light on the stomach than formula milk. Bottle feeding may increase the risk of obesity in the earlier childhood. तो ब्रेस्ट मिल्क के बच्चों को डेवलप करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो उसमें सब्स्टिट्यूट मिल्क में नहीं होता है, जिसके वजह से ओबेसिटी यानी कि बचपन में ही मोटापा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फार्मूला मिल्क से आपका पेट भी आपका डिस्टर्ब होता है बच्चे का। नेक्स्ट आपका प्रिपेयरिंग द मिल्क फॉर द बॉटल फीडिंग टेक्स टाइम एंड एफर्ट। तो जो हम फार्मूला मिल्क होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी टाइम और काफ़ी एफर्ट लगता है अपेक्षा ब्रेस्ट फीडिंग में कोई टाइम नहीं लगता आपका। You can breastfeed your baby on demand, but if you are habituate your baby to bottle filling, you need to wash, sterilize bottle, pour milk in the bottle and warm it. जैसे ब्रेस्ट फीड में क्या होता है कि जब बच्चा को डिमांड है तो माँ दूध पिला देती है, लेकिन फार्मूला मिल्क के साथ आपका क्या होता है, फार्मूला मिल्क आप प्रिपेयर करते हैं, गर्म करते हैं, बोतल को स्टरलाइज करते हैं, धुलते हैं उसको, उसमें बोतल में रखते हैं, उसका केयर करते हैं, ये सब टाइम कंज्यूमिंग होता है। इट्स लॉट ऑफ वर्क इम्प्रॉपर। स्टरलाइजेशन कैन आल्सो पुट योर इन्फेंट हेल्थ एट रिस्क। अगर स्टरलाइजेशन बॉटल फीडिंग में नहीं होता या फार्मूला मिल्क में नहीं होता तो बच्चे के हेल्थ का होता है, रिस्क में आ जाता है, बीमार हो जाते हैं बच्चे। क्या इफेक्ट है वो देखते हैं हम। बॉटल फीडिंग इक्विपमेंट इज द एडेड एक्सपेंस। बॉटल फीडिंग जो है वो काफ़ी खर्चीला होता है, यानी खर्चीला ब्रेस्ट फीड के अपेक्षा। बॉटल फीडिंग योर बेबी कैन एक्सपेंसिव। क्या कहता है, यू कैन चूज द बॉटल फीड फार्मूला मिल्क टू योर लिटिल वन, यू विल नीड बाय द फीडिंग। यानी आपको सब कुछ खरीदना ही पड़ता है, बोतल से लेकर के दूध से लेकर क्लीनर, ब्रशर एंड स्टरलाइजर सब कुछ खरीदना पड़ता है। गुड क्वालिटी ऑफ ब्रेस्ट पम्प फॉर द फार्मूला मिल्क पाउडर्स, ऑल दिस कैन बी एड एक्सपेंस। ये सब जो चीज़ें होती हैं सब आपके मंथली बजट में इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है।
बोटल फीडिंग में कंप्रोमाइज योर बेबीज इम्यूनो सिस्टम। बोटल फीडिंग अगर हम कराते हैं तो बेबी के इम्यूनो सिस्टम डिस्टर्ब होता है। इसमें क्या स्टडीज शो दैट ब्रेस्ट मिल्क डेवलप एंड इम्प्रूव योर बेबी इम्यूनो सिस्टम। ब्रेस्ट मिल्क स्टडी क्या करता है, बताता है कि ब्रेस्ट मिल्क डेवलप एंड इम्प्रूव योर बेबी इम्यून। ब्रेस्ट मिल्क स्टडी आपको बताता है कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है बेबी के इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। तो फार्मूला मिल्क क्या करता है, वो बेबी के वाइटल न्यूट्रिएंट न होने की वजह से उनकी इम्यूनिटी क्षमता कमज़ोर होती है और कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लाइक चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ईयर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन एंड डायरिया हो जाता है अगर फार्मूला मिल्क आप देते हैं तो। ओवरव्यू ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन के बारे में समझते हैं। तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इज द सब्सटेंस दैट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी एंड प्रोवाइड इम्यूनो अगेंस्ट वन ऑफ द फ्यू डिजीज। In the biological terms, vaccine defined as the biological and formulated preparation provide acquired immunity for the particular disease. वैक्सीन क्या है? वैक्सीन आपका एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है या सब्सटेंस है जो एंटीबायोटिक बॉडी के प्रोडक्शन में एंटीडोट्स की तरह काम करता है। एंटीडोट्स बॉडी में जाता है तो एंटीबॉडी तैयार करता है, एंटीबॉडी बीमारियों से लड़ने के लिए काम करता है और आपकी इम्यूनिटी क्षमता मजबूत होती है। जनरली वैक्सीन इज एन एजेंट विच कंटेन वीकेंड और किल्ड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग। जनरली क्या होता है, वैक्सीन जो एक तरह के एजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वीकेंड होते हैं, कमज़ोर होते हैं या किल किए जाते हैं फ्रॉम डिजीज कॉजिंग एजेंट। जो जिससे डिजीज होता है, जिस बैक्टीरिया वायरस से बीमारी होते हैं उसको वीकेंड कर करके आपके बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है या उसके टॉक्सिक को आपके बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है। टू इंट्रोड्यूस द ह्यूमन बॉडी द इम्यूनो सिस्टम इज एबल टू आइडेंटिफाई थ्रेट और डिस्ट्रॉय इट। मोर देन दिस द ह्यूमन बॉडी will recognize the threat and can initiate appropriate response for the future also. टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स कौन कौन से होते हैं? लाइफ एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, एक्टिवेटेड डेड वैक्सीन्स, एसेलुलर या सब यूनिट वैक्सीन्स। एसेलुलर कौन से? टॉक्सिक वैक्सीन्स होते हैं, कंजुगेटेड वैक्सीन्स होते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स होते हैं, डीएनए आरएनए वैक्सीन्स होते हैं। अब इसके बारे में हम आगे जानते हैं डिटेल्स में। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन्स क्या होता है? तो पैथोजन लाइक वायरस बैक्टीरिया आर वीकेंड बाय द जेनेटिक मैनिपुलेशन टू लिमिट इट्स ग्रोथ एंड thus do not causes disease to host. In some modified version of the live vaccines or organism that related to pathogen is used naturally grow poorly in the human. The weakened pathogen generate poor immune response in the host similarly to the slow so by the infected individual with the natural pathogen. तो जो भी कॉजेटिंग एजेंट होते हैं, बैक्टीरिया वायरस होते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड इसको इसलिए बोला जाता है कि बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं उन्हीं को वीक करके जेनेटिकली मैनिपुलेट करके उसको वीक करके होस्ट यानी कि इंसान के शरीर में डाल दिया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, एंटीजन हमारा एंटीबॉडीज तैयार होने लगते हैं उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो जब हमारा एंटीजन ज़्यादा मात्रा में हो जाए, एंटीबॉडीज ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, तो अगर सेम बैक्टीरिया अगर स्ट्रॉन्ग रूप से बॉडी में आता है तो उसको किल कर दिया जाता है।
किल कर देता है एंटीबॉडी से, यानी कि पैथोजन को ही इनएक्टिव कमजोर करके शरीर में डाल दिया जाता है इसमें लाइव एटेन्यूएटेड में। एग्जाम्पल में क्या है, ओरल सबलिन पोलियो वैक्सीन्स या MRV वैक्सीन्स। MRV वैक्सीन्स क्या होता है, मिसेल्स, मम्स, रूबेला, वर्सेलिया, नसल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इसके एग्जाम्पल हैं। वेस्ली, कालमेटा, ग्वारिन एंड BCG वैक्सीन। BCG का फुल फॉर्म भी पूछता है, तो वेस्लाई, कालमेटी, ग्वारिन एंड वर्सेलिया वैक्सीन्स। रोटा वायरस वैक्सीन ए लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनएक्टिव या डेड वैक्सीन्स क्या होते हैं। तो द डिजीज काजिंग पैथोजन इज किल्ड या इनएक्टिवेटेड यूजली थ्रू द थर्मल एप्लीकेशन, हाई टेम्परेचर या केमिकल process. Such a vaccines when they administered elicited robust immune response of the mimic most of the response during the infections। तो इसमें क्या करते हैं, जो पैथोजन होते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, उसको किल कर दिया जाता है किसके थ्रू, थर्मल टेम्परेचर के थ्रू, हाई टेम्परेचर दे करके या केमिकल प्रोसेस के जैसे फार्मोलिन के थ्रू, और उससे वैक्सीन बना करके हम उसी को शरीर में इंजेक्ट करा देते हैं, जिसके वजह से हमारा इम्यूनो सिस्टम डेवलप कर जाता है। एग्जाम्पल क्या है, टाइफाइड वैक्सीन्स है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स है, साल पोलियो वैक्सीन्स है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं एसेलुलर या सब यूनिट वैक्सीन्स क्या होता है। एसेलुलर को सब यूनिट वैक्सीन्स भी बोलते हैं। एसेलुलर मीन्स नॉट कंटेनिंग द होल सेल। एसेलुलर मतलब सारा जो होता है, सारे सेल उसमें कंटेन नहीं होते हैं। इसमें क्या है, एसेलुलर वैक्सीन डू नॉट सर्टेन होल बैक्टीरिया या वायरस। बैक्टीरिया वायरस का पूरा सेल यूज नहीं किया जाता है, इसमें एक सेल यूज किया जाता है। इन इंस्टेड द कंटेन पॉलीसैकेराइड प्रोटीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया वायरस। इसमें पॉलीसैकेराइड या प्रोटीन जो बैक्टीरिया वायरस के सरफेस पर होता है उसका यूज किया जाता है। या प्रोटीन जिस पॉलीसैकेराइड प्रोटीन्स पार्ट और इम्यूनो सिस्टम रिकॉग्नाइज द फॉरेन एंड इवोक इम्यूनो रिस्पॉन्स अगेंस्ट देम। और एक और कितने तरह के होते हैं आगे देखते हैं हम इसको। तो ये जो होता है टॉक्सिएट वैक्सीन्स, some pathogen bacteria release toxins or poisonous protein when they are attacked to the body. Some vaccines are made by the inactivating these toxins chemically and called toxioid because they look like the toxin but not poisonous. The trigger a strong immune response। तो इसमें क्या करते हैं, टॉक्सियोइड वैक्सीन में क्या होता है, जैसे बैक्टीरिया वायरस अपना टॉक्सिन प्रोवाइड करता है। टॉक्सिन क्या होता है, हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम हार्मफुल मटेरियल को क्या करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं, हार्मफुल न रहे लेकिन उनका स्ट्रक्चर, उनका केमिकल नेचर सब कुछ वैसे ही रहे, उसको बॉडी में प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसके वजह से हमारा इम्यूनो रिस्पॉन्स क्या होता है, एक्टिव हो जाता है और इसके अगेंस्ट अपना एंटीजन तैयार कर लेता है, एंटीबॉडीज। एग्जाम्पल कौन कौन से है, डिप्थीरिया वैक्सीन्स होता है, टिटनस वैक्सीन्स होता है, पर्ट्यूसिस वैक्सीन्स होते हैं। उसके बाद से दूसरा इसमें क्या है, एसेलुलर में कंजुगेटेड वैक्सीन। कंजुगेटेड वैक्सीन क्या होता है, अर्लियर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन वेर मेड यूजिंग शुगर molecules represent on the surface of the bacteria, but it was found to be less effective in the babies and young children. Research describe these vaccines work better if the bacteria polysaccharide molecules chemically link conjugated to carrier protein. Addition other protein confirms the immunological attribute of the carriers
to antigen, thus include a stronger immunoresponse effective enough of the young children। जैसे ये जो होते हैं बच्चों में इफेक्टिव उतना नहीं होता है, लेस इफेक्टिव होता है। तो ये पॉलीसेक्राइड जो होता है, पॉलीसेक्राइड या शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बैक्टीरिया वायरस के, या तो उसी केमिकल को हम एज ए वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं, जिसके वजह से हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। एग्जाम्पल के तौर पर है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, HIV कंजुगेटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट आते हैं क्या है, रिकॉम्बिनेटेड वैक्सीन क्या होता है, अ स्मॉल पीस ऑफ DNA इज टेकन फ्रॉम द डिजीज काजिंग बैक्टीरिया वायरस। वायरस का हम DNA लेते हैं, बैक्टीरिया या वायरस का DNA लेते हैं, और पर्टिकुलर जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इंटेंडेड प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इसको इंटेंड कर देते हैं और एज ए कैरियर के रूप में उस लार्ज क्वांटिटी में वेल डिफाइंड प्रोटीन विच आर यूज वैक्सीन, लार्ज क्वांटिटी में इनका प्रोटेक्शन करा के प्रोटीन वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स, ह्यूमन पैपिलोमावायरस HPV वैक्सीन्स। अब DNA RNA वैक्सीन्स क्या होता है, तो जेनेटिकल मटेरियल, हमको पता है DNA RNA जेनेटिकल मटेरियल होता है, आइदर DNA RNA फ्रॉम द पैथोजेनिक बैक्टीरिया वायरस introduced to the human cells and then cell machinery employed to produce protein encoded for the inserted genes or pathogens। तो बैक्टीरिया वायरस के DNA के हिसाब से हम इम्यूनिटी ये वैक्सीन्स बनाते हैं, और हमारी बॉडी में उस तरह के प्रोटीन बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है, उस तरह के प्रोटीन के लिए एंटीजन तैयार करने के लिए, जिसके वजह से इम्यूनिटी क्षमता आपका स्ट्रॉन्ग होता है। जिस एग्जाम्पल के तौर पर है HIV वैक्सीन्स। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितना तरह का होता है, तो इम्यूनिटी आप देखिए कितना तरह का होता है। एक्यूट इम्यूनिटी का होता है, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इनिएट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब इसके बाद हम देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, व्हेन वी कम इनटू कांटेक्ट विद द डिजीज दैट इज डैमेजिंग टू अस, आवर इम्यूनो सिस्टम प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। जब हम किसी डिजीज के संपर्क में आते हैं या जब हमें कोई बीमारी हो जाता है, तो हमारा इम्यूनो सिस्टम इस तरह की एक इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है उस बीमारी से बचने के लिए। वी आर एक्सपोज्ड टू देम थ्रू आउट द डे, वेदर इट इज फ्रॉम व्हाट वी कंज्यूम, ब्रेथ, टच, फॉर्मेशन। Fortunately, most of these will not causes any dangerous disease because immune system will fight। कोई बहुत डेंजरस डिजीज नहीं होता है, हमारे शरीर ही उससे लड़ सकता है। अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एक्टिव इम्यूनिटी, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन फ्रॉम द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। और ये हमारे पास मेमोरी होती है, जैसे हमारे सेल बी टाइप के जो सेल होते हैं और टी टाइप के सेल होते हैं, ये एक तरफ से इम्यूनो रिस्पॉन्स या सेंस इन्फेक्शन के तरह काम करते हैं, मेमोरी की तरह काम करते हैं कि फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई बीमारी हो तो उससे बचा जा सके। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी रेफर टू प्रोटेक्शन प्रोवाइड बाय द समथिंग्स अदर देन वंस ओन इम्यूनो सिस्टम। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये हम अलग से
इम्यूनिटी तैयार करके अपने बॉडी को, दूसरे बॉडी को दिया जाता है। पैसिव इम्यूनिटी अनलाइक एक्टिव इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड बिकॉज एंटीबॉडीज दिस टाइप द इम्यूनिटी रिन्यूअल रेगुलर बेसिस। इस तरह की इम्यूनिटी को हम रेगुलरली देते हैं। जैसे कोरोना का आपका एक वैक्सीन में काम नहीं चला, उसको क्या किया गया, फिर से दूसरी वैक्सीन देनी पड़ी, तीसरी वैक्सीन देनी है, तो इसलिए वैक्सीनेटेड इसको किया जाता है। वैक्सीनेटेड कई बार करना पड़ता है इनके लिए, ये उतना स्ट्रॉन्ग न होने की वजह से इनको बार बार आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बार बार वैक्सीनेटेड किया जाता है। इनिएट इम्यूनिटी क्या होता है? इनिएट इम्यूनिटी टाइप ऑफ इम्यूनिटी टू प्रोटेक्ट द बॉडी इलनेस फ्रॉम द ट्रिगरिंग रैपिड इम्यूनो रिस्पॉन्स व्हेन द पैथोजन असर्ट। जब पैथोजन हमारे पास आते हैं तो इनिएट इम्यूनिटी आपका बीमारी से बचाता है। द इनिएट इम्यूनिटी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ बैरियर। आपके शरीर में बहुत सारे बैरियर्स हैं बैक्टीरिया वायरस को रोकने के लिए, ऑब्स्ट्रक्टेड या उसको ख़त्म करने के लिए। वो क्या क्या है? तो फिजिकल बैरियर, आपका फिजिकल बैरियर सबसे पहले आपका स्किन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, जीआईटी ट्रैक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नोज है, नोज में भी आपका बैरियर जैसे हेयर आपका काम करता है, नोज भी आपका बहुत सारे बैरियर के रूप में काम करता है। थ्रोट है, थ्रोट में म्यूकस होते हैं, म्यूकस आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। बॉडी हेयर है, बॉडी में हेयर जो है वो है, आइस है, आईलेस है, एमंग ऑफ दिस थिंग। यानी कि जो फिजिकली हमारे बाहरी रूप से जो दिखता है, यानी बाहर हो अंदर हो, वो प्रोटेक्शन के काम करते हैं इनिएट इम्यूनिटी में। अब इसमें म्यूकस अंदर है तो म्यूकस सेक्रेशन होता है, या स्टोमक एसिड, गैस्ट्राइटिक एसिड होता है, सलाइवा होता है, टीयर्स होता है, प्रेस्पायरेशन होता है, सेक्रेशन होता है, अदर डिफेंस सिस्टम। ये सब फिजिकली आपके पहले ही बैक्टीरिया, वायरस या अदर डिजीज से लड़ने के लिए पहले ही एज ए बैरियर का काम करते हैं। जनरली इम्यूनो रिएक्शन सच एज द इन्फ्लामेशन विच अलाउ द ब्लड फ्लो। और जहाँ इन्फेक्शंस हो जाते हैं वहाँ क्या हो जाता है, उस साइड में स्वेलिंग हो जाती है, वहाँ एंटीजन आपका काम करने लगता है और बैक्टीरिया वायरस को वहीं किल करने की कोशिश करता है। द presence of antigen, their chemical capacity active in active systems always directed against aligned known self substance। एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? एडाप्टिव इम्यूनिटी इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट डेवलप आफ्टर द बीइंग एक्सपोज्ड टू डिजीज इन्फेक्शंस एज वेल एज आफ्टर रिसीविंग वैक्सीन। जब वैक्सीन हम रिसीव कर लेते हैं तो हम हमारे शरीर में एक तरह के इम्यूनिटी डेवलप कर जाता है, जिसको एडाप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी या अनदर नेम, इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एडाप्टिव इम्यूनिटी को ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। इट इज प्राइमरी एक्टिवेटेड व्हेन इनिएट इम्यूनो इनसफिशिएंट कम्बैट दिस हैजार्डस सब्सटेंस implies and learn about threat, strength, immune system and response approximately। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं आप डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे हमें कोल्ड हो गया, एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, उसके तरह हम एडाप्ट होते हैं। जैसे किसी मौसम में हम गए, वो मौसम हमें सूट नहीं किया, लेकिन वहाँ रहने लगे तो धीरे धीरे वो सूट करने लगता है। उसी को एडाप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, सबको होता है कि अगर आपको जुकाम हुआ है तो फर्स्ट टाइम में वो जुकाम क्या होगा, ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सेकेंड टाइम जब भी आपको जुकाम होगा तो पहले जितना टाइम लिया उससे कम टाइम लगेगा ठीक होने में, उसके बाद से धीरे धीरे और कम टाइम लेता रहेगा। तो इसी को हम एडाप्ट, ये क्यों होता है, एडाप्टिव इम्यूनिटी की वजह से होता है। कंक्लूजन क्या है, जो हमारा नट सेल होता है, इम्यूनो सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। इट कंसिस्ट कलेक्शन ऑफ सेल ऑर्गन्स एज वी सा इन द ब्लॉक। 4 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी
of which perfect harmony, synchroning and in accordance to protect the body fight outside। ये लगभग 4 तरह की इम्यूनिटी जो होती है हमारे शरीर के बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए काम करती है। द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू डिजीज पर्सन सिस्टम कन्फर्स इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट सिकेन, बीमार होने से बचा। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? तो इम्यूनाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस बोथ गेटिंग द वैक्सीन एंड बिकमिंग द इम्यूनो सिस्टम द डिजीज फ्रॉम द वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? जो हम वैक्सीन देते हैं, बाहर से जो वैक्सीन देते हैं उसके वजह से हमारा इम्यूनो सिस्टम क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग हो जाता है बीमारी से लड़ने के लिए। तो इसी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं, यानी कि वैक्सीन को लगवाना। तो इम्यूनाइजेशन इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी, जो प्राइमरी हेल्थ केयर, हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर का सबसे जरूरी कंपोनेंट है इम्यूनाइजेशन। और इसके वजह से करेंटली प्रिवेंट, इस समय हम लोग लगभग 2 से 3 बिलियन डेथ एवरी ईयर फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटिव वेव डिजीज। लगभग 2 से 3 मिलियन लोगों को बचा चुके हैं पर ईयर, बचाते हैं इम्यूनाइजेशन के थ्रू। तो ए डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का आपका सोशल फार्मेसी का सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी टॉपिक था। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में कुछ टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। और हमारे चैनल सुपर फार्मेसी से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू once again and जय हिंद।